जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट वॉइस एडमिरल रिटायर्ड सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जिस तरह से सर हम देख रहे हैं, सदर ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि हम मुआहदे के बहुत करीब हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि अमन या जंग अभी 50-50 है। एक फौजी और दिफाई जहन के मुताबिक क्या ये ट्रंप के सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं या वाकई जंग का खतरा जो है अभी भी मौजूद है? जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम महाम और उज़ैर और हमारे नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जैसे आपने इंट्रो में कहा कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं उन्होंने जब विज़िट किया तो उसके बाद बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आई और उसके बाद एक बॉडी लैंग्वेज और उसके बाद जो ISPR का कम्युनिके हुआ या बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस पे बात की कि वी आर लार्जली क्लोज टू नेगोशिएटेड MOU। और फिर उसके बाद भी अखबारात ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा तबसरा किया, लेकिन उसके साथ साथ फिर जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा है तो उसमें कुछ डिफरेंसेस ज़रूर नज़र आना शुरू हुए हैं। और उन डिफरेंसेस में अगर हम बात करें तो पहली है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में। तो उसमें दो चीज़ें ज़्यादा अहम नज़र आई हैं। एक तो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को उस तरीके से खोलना जैसे कि वॉर से पहले उसका स्टेटस था, तो उसके ऊपर ईरान की तरफ से इस पे क्लैरिफिकेशन आई कि अब ये ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यकीनी तौर पे खोल दी जाएगी जी। और उसमें तिजारत को भी बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन ये है कि इसके ऊपर एक मैकेनिज्म जो है वो ईरान और ओमान के दरमियान एक मायदे के तौर पे किया जाएगा। ये ईरान की तरफ से आया, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक क्लैरिटी अभी तक चल रही है। इसके अलावा ये है कि जो ईरान की तरफ से जो तरीका है वो तकरीबन इस तरह का बयान किया गया था कि पहले ब्लॉकेड और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ फिर बाकी चीज़ों पे बात होगी। और न्यूक्लियर के बारे में उन्होंने कहा कि ये वो चीज़ है जिसके बारे में बात हम बाद में करेंगे और ये इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ अब अमेरिकन साइड से इसके ऊपर बातचीत हो रही है कि वो भी इसका पार्ट है और उसके ऊपर बातचीत होगी। लेकिन बीच में एक और चीज जो कि शायद लेस रिपोर्ट हो रही है, जो कि गार्जियन ने रिपोर्ट की थी, वो इजराइल की तरफ से है कि इजराइल ने अगरचे इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने कहा कि MOU तो एक स्टार्ट है अभी और आगे चल के जब एग्रीमेंट होगा तो फिर हम बात करेंगे इस पे। लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर बीच में बात की है इजरायली स्पोक्स पर्सन ने कि ये एग्रीमेंट और ये MOU जो है हमें बाइंड नहीं करता कि हम अपने दिफा के लिए जो भी हमें कोशिशें करनी है हम वो करते रहेंगे और उसमें क्रॉस बॉर्डर भी हमें अगर जाना पड़ा तो हम जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये थोड़े से लूज कॉर्नर्स हैं जिनके ऊपर मैं बिल्कुल सर, लूज कॉर्नर है, स्पॉइलर अपनी जगह पर मौजूद है और वही बातें कर रहा है, वही रटा रटाया कि जनाब हम अपने दिफा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए कुछ भी करेंगे, यानी हम अपनी जारियत जो है, अपना जुल्म जो है वो दुनिया में जारी रखेंगे। सर, वॉशिंगटन पोस्ट हम देख रहे हैं कि ये दावा कर रहा है कि मुसवदे पर हफ्ते की सुबह तक इत्तफाक हो चुका है, जिससे 6 हफ्तों से जारी जो सीज फायर है ये मुस्तकिल हो जाएगा। ये वीकेंड जो है इसे बड़ा क्रूशल कहा जा रहा है। अगर ऐसा है तो ट्रंप बाज़ाब्ता ऐलान करने में क्यों उनकी जानिब से हम देख रहे हैं कि ताख़ीर हो रही है? अब इसमें मेरे ख्याल में तो जैसे उनके ऊपर पहले एक आप ये कह लें कि एक इल्ज़ाम था या एक इस तरह की चीज़ लगी हुई थी कि अमेरिका जो है वो बहुत जल्दी में है और यहाँ से अपने आप को निकालना चाहता है और ईरान जो है वो उनके साथ प्ले कर रहा है उसको डिले करके। तो अब ये हुआ है कि अभी कल की जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप से मंसूब एक बयान ये आया था कि नाउ टाइम इज ऑन आवर साइड। इसका मतलब ये है कि अभी वो उसको बड़ी देखभाल करके उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और बीच में आप इंट्रो में माहम ने बात की थी तुलसी गबार्ड के रेजिग्नेशन की भी। तो ये वो एलिमेंट्स थे बेसिकली जो कि वॉर को जल्द ख़त्म करना चाहते हैं और वो एंटी वॉर थे, वॉइसेस थी। तो ये भी एक क्रैक्स नज़र आ रहे हैं उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि जो जंग को जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बैलेंसिंग कर रहे हैं थोड़ी सी उसकी विजुअल इफेक्ट के तौर पे, ताकि आपको ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका चूँकि सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका जो है वो इस वॉर के बाद बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन उनके लिए कंपल्शन ये भी है कि उन्होंने अपने आप को शो करना है कि हम एक सुपर पावर के तौर पे यहाँ से एक विनिंग सिचुएशन में गए हैं। तो उसके लिए भी उसके ऑप्टिक्स को भी वो देखते हैं, और प्लस आने वाले जो उनके इलेक्शंस हैं नवंबर में मिड टर्म, उसको भी उन्होंने कैटर करना है। तो ये कुछ बातें हैं जिनके ऊपर मेरे ख्याल में उसके ऑप्टिक्स थोड़े से डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा, इस सारी कंडीशन में हम देख रहे हैं ट्रंप ने साफ कह दिया कि ईरान बम या जौहरी हथियार नहीं बना सकता। तो क्या ईरान अपने इतने सालों की न्यूक्लियर असासों पर समझौता करने के लिए वाकई तैयार हो जाएगा? जी, इस पे तो देखें, जो प्रेसिडेंट पेज़ेशकियान की स्टेटमेंट है 2 दिन पहले आई थी, जिस दिन उन्होंने ये फाइनलाइज करके एमओयू भेजा था हफ्ते को। तो उन्होंने कहा था कि ईरान हर तरह की यकीन दहानी कराने को तैयार है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करेगा या वो नहीं बनाएगा। तो ये उनका चूंकि फतवा भी है शहीद अली खामनाई का, उन्होंने भी यही बात की थी। तो इसमें तो दो राय नहीं है कि वो नहीं बनाना चाहते, लेकिन ये जरूर है कि जो ऑलरेडी उनके पास इनरिच्ड यूरेनियम है उसके बारे में उनका ये इस्तदलाल था कि हम इसको अपने मुल्क में ही रखेंगे, ताकि ये इस बात की अश्योरेंस रहे, इस बात की एक गारंटी रहे कि अगर बाद में भी अगर कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट इस मुआहदे से रोगर्दानी करता है तो हम फिर अपनी राह खुद ले लेंगे। तो ये एक बैलेंसिंग है जो कि ईरान कर रहा है इस वक्त। जी अहमद साहब, ईरान का अगर हम मौक़िफ़ देखें कि जिस तरह से आपने शहीद रहबरेआला की भी बात की है साबिक, कि अमेरिका माजी में भी बहुत सारे मुआहदे जो है वो तोड़ चुका है और इस बार भी उसके मुतालबात अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हैं। ईरान को पाकिस्तान की सालिसी पर पूरा भरोसा है, और लेकिन आपको लगता है कि जो अमेरिका बारे बद-एतमादी है उसमें किसी हद तक कमी ज़रूर आई है? जी, उसमें ईरान की तरफ से यकीनी तौर पे हर बार इस बात का बड़ा बांगे दौल उन्होंने इसका अदा किया कि अमेरिका जो है वो अपने वादों पे कायम नहीं रहता, और उसकी 3 मिसालें उन्होंने दी हुई है। तो उस हवाले से इस दफ़ा जो है पाकिस्तान की जो सालिसी है, इसी वजह से पाकिस्तान सालिसी के साथ साथ गारंटीज को भी इंश्योर कर रहा है। अगर आप देखें तो इस दफ़ा जब पाकिस्तान ईरान गया तो साथ में जो कतर का वफ्द है वो भी गया हुआ था। उसकी बड़ी वजह ये थी कि चूंकि गल्फ स्टेट्स हैं वो आपस में जब मिल बैठेंगी तो उसमें जो भी मुआहदा होगा उसकी ज़्यादा अहमियत होगी। और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप को जब ये एमओयू मिला तो उन्होंने उसके बाद तकरीबन तमाम गल्फ कंट्रीज़ के साथ उन्होंने मुशावरत की। उसके अलावा उन्होंने जॉर्डन को, इजिप्ट को, टर्की को, पाकिस्तान को, इन सब से भी उन्होंने मुशावरत की। तो मुझे लग ये रहा है कि इसके बाद जो मुआहदे के बाद, एमओयू के बाद जो आगे एग्रीमेंट की तरफ जब जाएंगे तो उसकी फाइनलाइजेशन में ये तमाम ममालिक जो हैं ये उसकी गारंटी में ज़रूर आएंगे। क्योंकि ईरान ने अपनी जो 14 नुकात थे उसमें तो उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से इस पे रेजोल्यूशन पास की जाए, तो वो शायद मुमकिन ना हो, बिकॉज इतना बड़ा मुल्क ज़ाहिर है पी परमानेंट 5 का है, तो वो ईरान के साथ इन पैरेलल वहाँ पे बैठने को तैयार नहीं होगा। तो ये आउटसाइड यूनाइटेड नेशन अगर कोई सोल्यूशन होता है तो इस तरह का सोल्यूशन शायद ये एक्सेप्टेबल हो ईरान को भी। अच्छा अहमद साहब, जिस तरह से हम बात भी करें, पाकिस्तान की सालिसी की तारीफें भी बहुत हो रही हैं। वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स खुलकर लिख रहे हैं कि अमेरिका ईरान मफाहमत में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सबसे अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की इस कामयाब बैक चैनल डिप्लोमेसी के बाद आने वाले वक्तों में कौन से फवायद मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है? जी देखें, इससे सबसे पहले तो चूंकि अब ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जिस तरीके से एक उसको लिवरेज के तौर पे इस्तेमाल किया है, तो उसका सबसे बड़ा पहलू यही था कि अब गल्फ के अंदर ईरान अमेरिका का जो असर रसूख था, जो इनके 13 बेसिस थे, वो अब डाइल्यूट होंगे। तो जब वो डाइल्यूट होंगे तो इस एरिया के अंदर यकीनी तौर पे एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला की ज़रूरत होगी, और पाकिस्तान उस हवाले से जिस तरीके से सालिसी कर रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है। इसी तरीके से इस एरिया में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे, और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे एग्रीमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, जैसे कि सऊदीया के साथ हुआ और आने वाले दिनों में भी अभी कुवैत के साथ भी अंदिया है, और इसी तरीके से बाकी ममालिक के साथ भी। तो मेरे ख्याल में पहला डिविडेंड तो ये होगा, उसके साथ साथ और डिविडेंड्स ये नज़र आ रहे हैं जो कि इकोनॉमिक हैं।
उस हवाले से सऊदीया और कुवैत का एक और मुआहदा भी पाकिस्तान के सामने आ रहा है, जिसमें तकरीबन 10 बिलियन जो बैरल का यहाँ पे वो एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में। ठीक। तो आने वाले दिनों में ये बड़ी तेजी से मेरे ख्याल में ना सिर्फ ये है कि हमें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इसके फवायद मिलेंगे, इकोनॉमिकली भी हमें अब बड़े अच्छे तरीके से इंटीग्रेट होंगे और ये आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा और बड़ा खूबसूरत अहमद साहब इंशाल्लाह बड़ा अच्छा और खूबसूरत ये पाकिस्तान के लिए वक्त होगा। सर खित्ते की भी अगर हम ओवरऑल बात कर लें तो ये ट्रम्प साहब जो दावा कर रहे हैं इससे मुतालिक आपसे जानना चाहेंगे, ये उनकी ख्वाहिश है या फिर खोखला दावा है या फिर इसकी कोई बुनियाद है कि शायद ईरान भी अब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहेगा और दीगर मुस्लिम ममालिक भी इसमें शामिल होंगे, तो इस पर कोई काम हो रहा है? और अगर हाइपोथेटिकली अभी हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये मुआहदा हो जाता है तो मिडल ईस्ट में किस नौयत की नई सियासी और दिफाई सफबंदियां हो सकती हैं? देखें, इसमें ये पहला तो सबसे पहले इसका जो अंदिया है या ये खबर है, ये इजरायली ज़राए से ही आई थी कि अगर ये इस तरीके से होता है कि इसके बाद ये तमाम ममालिक जो हैं इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो सेनेटर लिंडसे ग्राहम है उन्होंने भी इसके ऊपर फिर ट्वीट किया। तो उन्होंने ये लिखा कि ये एक मास्टर स्ट्रोक होगा ट्रम्प की तरफ से कि इसके ऊपर अगर ये ऐसा हो जाता है तो इसके ऊपर अभी अगर ऐसी बातचीत हुई तो मेरे ख्याल में इट विल टेक टाइम और उसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें जिनके ऊपर देखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसराइल के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें पे गल्फ ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात में बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि तारीख का हिस्सा हैं और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फ़लस्तीन का एक सोल्यूशन जो है ना वो सामने नजर आना बहुत ज़रूरी है और उसके खदोखाल क्या है उसको देखना पड़ेगा और उसमें यूएन की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके मुताबिक 1964 से पहले का जो जोग्राफियाई फ़लस्तीन था उस पे वापस जाना और उस तरीके से उन पे अमल करना क्या मुमकिनात में से होगा। तो ये बहुत बड़े सवालात हैं मेरे ख्याल में मुस्लिम ममालिक के लिए पहले इस पे बातचीत करने के लिए। सही, बहुत शुक्रिया अहमद सईद साहब आपके वक्त का।